हे गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले ताकि यह वाली वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उधर ओजिन ने बाकी के सारे एंथ्रोन्स को भी चुटकियों में खत्म कर दिया, लेकिन तभी गॉडेस वेगा बोल पड़ी, बस करो, क्या तुम मेरा मनोरंजन करने के लिए शो चला रहे क्या? बेचारे ओजिन की हालत देखने लायक थी। गॉडेस वेगा आगे बढ़ी और पूछा, तुम मेरी स्टिग्मा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ओजिन की आंखें चौड़ी हो गई, मतलब अब तक मैंने ये सब बिना स्टिग्मा के किया। गॉडेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहाँ तक कि एक रिग्रेसर के लिए भी नई स्टिग्मा का इस्तेमाल मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है। ओजिन मन ही मन सोचता है कि गॉडेस खुद ही सब कुछ समझ रही है, लेकिन हमारा बंदा ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी की हालत में तो वो एक नवजात बच्चे की तरह है और इस नए जन्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी। वेगा ने जैसे ही उसे अपने पहले कदम उठाने में मदद करने की जिम्मेदारी ली, ओजिन थोड़ा झेप जाता है, लेकिन गॉडेस उसे एक अनूठा ऑफर देती है जिससे वो और भी ज्यादा असहज हो जाता है। अचानक गॉडेस उसे ब्लेसिंग ऑफ ए स्टार से नवाजती है और साथ ही लिरा स्टिग्मा की प्रोफिशिएंसी भी अस्थायी रूप से बढ़ा देती है। ओजिन को यह नाम कहीं सुना सुना सा लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसे अचानक जबरदस्त बिजली के झटके लगने लगते हैं। वो दर्द से चीख उठता है क्योंकि नीली ऊर्जा उसके अंदर समा रही होती है। वह गॉडेस से गुहार लगाता है कि कम से कम उसे पहले से कोई चेतावनी तो दे देती, लेकिन दर्द तो अब हो ही चुका था। वो कठिन पीड़ा सहता है जो किसी यातना से कम नहीं लगती और तभी ब्लू थंडर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। जैसे ही ओजिन को होश आता है, वह अपने आसपास तबाही का नजारा देखता है और दंग रह जाता है। उसे महसूस होता है कि एक स्टार मेटा ह्यूमन इतनी शक्ति नहीं रख सकता, यानी या तो वह 2 स्टार तक पहुंच चुका है या फिर 3 स्टार की सीमा तक भी पहुंच सकता है। इसी बीच उसे गॉडेस वेगा से मिले नए नोटिफिकेशन के बारे में सोचते हुए यह एहसास होता है कि गॉडेस ने उसे रिग्रेसर स्वीकार कर लिया और उसकी अविश्वसनीय सीखने की क्षमता को मान्यता भी दी है। उसी समय ओजिन वेगा को वीविंग वुमन स्टार कहकर संबोधित करता है और तभी उसे एहसास होता है कि यह सच में असली वेगा है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैकड़ों कॉन्स्टेलेशंस मौजूद हैं। हालांकि वे सभी ट्रांसेंडेंट हैं, लेकिन उनकी भी अलग अलग रैंकिंग होती है, कुछ ज्यादा ताकतवर और कुछ कमजोर। मेटा ह्यूमंस की शक्ति भी इन्हीं रैंकिंग्स पर निर्भर करती है। उनमें से कुछ सुप्रीम बींग्स होते हैं जिनके सामने 12 जोडियक्स तक सिर झुकाने को मजबूर होते हैं। इन सुप्रीम बींग्स में शामिल हैं पोलारिस, डिनेप और वेगा। वेगा इतनी उच्च रैंक की कॉन्स्टेलेशन है कि बाकी कॉन्स्टेलेशंस उसकी उपस्थिति मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। ओजिन ये सब सोचकर ही थंडरस्ट्रक रह जाता है कि इतनी उच्च श्रेणी की गॉडेस वेगा वास्तव में उसके साथ मौजूद है और सबसे बड़ी बात, वो इसे धोखा दे रहा है। वो खुद से कहता है कि शायद अब उसे इस स्कैमिंग वाली जिंदगी को छोड़ देना चाहिए। उसे एहसास होता है कि अगर वेगा को पता चला कि वो रिग्रेसर नहीं है तो शायद वो उसे खत्म ही कर दे। पहले तो ओजिन सोचता है कि सब सच सच बता देगा कि उसने ये झूठ सिर्फ मरने के डर से बोला था, लेकिन अगले ही पल वह फैसला बदल लेता है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे किसी इंसान ने किसी देवता का मजाक उड़ा दिया और वो बस इंतजार कर रहा हो कि कब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे। वेगा की ताकत का खौफ उसे जड़ कर देता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है और इस खेल को आखिर तक ले जाने की ठान लेता है। अब वो एक नया प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जो शायद सबसे ज्यादा अजीब हो सकता है। ओजिन अचानक गॉडेस से रोमांटिक बातें करने लगता है। वह गॉडेस से कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और सोच भी नहीं सकता था कि वो उससे दोबारा मिलेगा। वह वेगा का हाथ थाम लेता है, जिससे गॉडेस अचानक चौंक जाती है और खुद से पूछने लगती है कि भविष्य में उनकी क्या रिलेशनशिप थी। इधर हमारा ड्रामा किंग ओजिन अपनी टॉप क्लास एक्टिंग से गॉडेस को पूरी तरह बेवकूफ बना देता है। उसे पता है कि वेगा के पास भविष्य की कोई यादें नहीं है और इसी का फायदा उठाकर वह फिर से अपनी अदाकारी जारी रखता है। वेगा इस उलझन में पड़ जाती है कि आखिर भविष्य में उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। ओजिन बड़ी चालाकी से कहता है कि वह भविष्य में सब कुछ खुद बता देगा और फिर एक नाटकबाजी वाला उदास चेहरा बना लेता है, जैसे उसने बहुत कुछ सह लिया। इस पर वेगा एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालती है। उसे लगता है कि ओजिन ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि भविष्य में वह वेगा नष्ट होने वाली है। ओजिन ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये गॉडेस क्या बकवास कर रही है। तभी गॉडेस एक बड़ा खुलासा करती, सभी कॉन्स्टेलेशंस यहाँ तक कि वह खुद भी काले आकाश, ब्लैक हेवेंस के अंधकार से निगल लिए जाएंगे। ये उनकी नियति, लेकिन ओजिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो, पर तभी उसका पूरा ध्यान एक चीज पर अटक जाता है। ब्लैक हेवेंस नाम सुनते ही वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। वेगा का रिएक्शन देखकर ओजिन कंफर्म करता है कि उसने जो नाम सुना वो सच में ब्लैक हेवेंस का मास्टर था। वेगा खुलासा करती है कि ब्लैक हेवेंस का मास्टर अगर जिंदा रहा तो दुनिया एक बार फिर से तबाही की ओर बढ़ेगी। ओजिन इसे हंसी में उड़ा देता है, लेकिन अंदर से वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि वेगा जिस ताकत की बात कर रही है वही ताकत तो उसके पास भी है। अब जाकर ओजिन को एहसास होता है कि उसकी असली किस्मत क्या है। वो आखिरकार इसी दुनिया को नष्ट करने के लिए वापस आया है। लेकिन दूसरी तरफ वेगा ये कसम खाती है कि वो क्वान को ब्लैक हेवेंस से निगले जाने नहीं देगी। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। ओजिन भी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और तभी वेगा उसे उसके नए नाम से बुलाती है, क्वान ओजिन। गॉडेस, जिसे वीविंग वुमन स्टार कहा जाता है, ओजिन के सामने एक नई राह रोशन करने का वादा करती है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। उसे अपना अपोस्टल बना देती है। ओजिन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अब वेगा का अपोस्टल बन चुका है और इसमें कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। उसी वक्त वेगा एक जले कटे हालत में पड़े आदमी को देखती है और पूछती है, ये लड़का कौन है? ओजिन तुरंत एक नई कहानी गढ़ता है। कहता है कि ये लड़का एक दिन बेहद खतरनाक और निर्दयी इंसान बनेगा जो मासूमों को लूटेगा। मगर तभी
उसे याद आता है कि ली शिन्युक ने उसके साथ क्या किया था और ये भी कि वो कितना दुष्ट इंसान था। फिर भी उसे बस यही उम्मीद है कि ली शिन्युक उसे ज्यादा कोसे ना। इसी बीच वेगा उसे एक आखिरी बात याद रखने के लिए कहती है, लेकिन अचानक दर्द की लहर से कराह उठती है। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कमांडमेंट्स ने उसे रोक दिया। जब उसने पहले ओजिन को ब्लेसिंग दी थी तब उसने बिना सोचे समझे एक नियम तोड़ दिया था कि वो सीधे इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब वो इन्हीं कमांडमेंट्स से जकड़ी जा रही थी। गॉडेस ओजिन से कहती है कि एक हफ्ते में मेरे सेंचुरी में आना, और फिर वो गायब हो जाती है। वेगा के जाते ही ओजिन एकदम कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये सब क्या हो रहा है? मगर धीरे धीरे वो खुद को शांत करता है। आखिरकार उसने नॉर्थ स्टार कॉन्स्टलेशंस में से एक की स्टिग्मा हासिल कर ली। अब वो खुद को ली शिन्युक की डेड बॉडी की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी पलट गई। अब असली दुनिया में ओजिन रास्ते में खुद के लिए एक बर्गर खरीदता है और घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक लड़की पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी नहीं। ये लड़की कोई और नहीं, सन हयून है। वही लड़की जिसने ओजिन का साथ उसके अनाथालय के भयानक दिनों में दिया था। वो उससे मजाक में कहती है, सिगरेट देने में इतनी देर क्यों लगा दी? मगर ओजिन उसकी इस बकवास पर ध्यान नहीं देता और उसे टोकता है। दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है और इसी दौरान हयून उसे नूना बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे 2 साल बड़ी। ओजिन उसे बर्गर पकड़ाता है और तभी हमें पता चलता है कि हयून भी एक मेटाह्यूमन है, लेकिन एक भयानक हादसे के कारण उसकी दाईं टांग जा चुकी है और उसकी दोनों आंखें अब देख नहीं सकती। अब ओजिन उसकी देखभाल करता है, लेकिन हयून के लिए वो हमेशा वही नटखट लड़का रहेगा जो अनाथालय के दिनों में था। हयून बर्गर का एक टुकड़ा खाती है और खुशी से उछल पड़ती है। ये तो कमाल का है। ओजिन उसे बताता है कि ये किसी लोकल स्टोर का नहीं बल्कि एक असली रेस्तरां से खरीदा गया है। हयून को यकीन नहीं होता, तू ठीक तो है? कहीं किसी मॉन्स्टर ने तेरे सिर पर वार तो नहीं कर दिया? ओजिन हंसता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पास अब अचानक पैसा आया क्योंकि उसे एक बेहद जरूरी चीज खरीदनी है जिसे वो हर कीमत पर पाना चाहता है। हयून के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में शक छलकता है। तू कुछ छुपा रहा है ना? ओजिन घबरा कर फौरन टॉपिक बदल देता है। वो कहता है, अरे तेरे मुंह पर सॉस लग गया है, वैसे भी तू सॉस के बिना भी उतनी ही बदसूरत दिखती है। हयून उसे गुस्से से घूरती है, लेकिन ओजिन मजे ले रहा होता है। तभी वो उसे बताता है कि अब से वो सिर्फ फ्रोजन पैटीज नहीं बल्कि हमेशा बड़ा वाला बर्गर खरीदेगा। ये सुनते ही हयून का माथा ठनक जाता है। रुको जरा, ये बंदा अचानक इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ओजिन की लाइफ में कुछ बड़ा बदला है और वो इसे छुपा नहीं पाएगा। ओजिन एक झूले पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अभी कुछ ही देर पहले उसने सॉन्ग को सब कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आखिर कोई भी ये सुनकर चौंक जाएगा कि कोई इंसान अचानक से मेटाह्यूमन बन गया और ऊपर से रिग्रेसर होने का दावा भी कर रहा। लेकिन असली बात तो ये थी कि ओजिन कोई रिग्रेसर था ही नहीं। वो तो बस इस पहचान को निभा रहा था, क्योंकि अगर सच बाहर आ गया तो उसका खेल खत्म। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ब्लैक हेवंस की शक्ति उसके पास कैसे आई। उसने लायरा का स्टिग्मा तो हासिल कर लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज थी ली शिन्युक के स्टिग्मा को चुरा लेना। ये हुआ कैसे? अगर ब्लैक हेवंस और ली के रिग्रेशन में कोई संबंध नहीं था तो फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जब ब्लैक हेवंस पूरी शक्ति में होगा तब ये दुनिया को नष्ट कर देगा? और अगर ये शक्ति अब ओजिन के पास है तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में वही इस दुनिया का विनाश करने वाला है? उसने खुद को संभाला नहीं, अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। उसे सबसे पहले अपनी पहचान को सुरक्षित करना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि वो असली रिग्रेसर नहीं है बल्कि उसने स्टिग्मा को हड़प लिया है तो न सिर्फ उसे मारा जा सकता है बल्कि कॉन्स्टेलेशंस भी उसका शिकार बना सकते हैं। इसलिए उसे एक ही चीज करनी थी, वेगा को पूरी तरह से भरोसा दिलाना कि वो उसका असली अपोस्टल है। इसके लिए उसे लायरा के स्टिग्मा को और मजबूत करना होगा, कम से कम 2 स्टार तक, और ये तभी हो सकता था जब वो अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाए। ट्रेनिंग जरूरी थी और इसके लिए सबसे सही तरीका था किसी गेट में जाकर असली लड़ाइयों से खुद को बेहतर बनाना। लेकिन तभी उसकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आया, एबनॉर्मैलिटी आउटब्रेक डिटेक्टेड। ओजिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही जगह है जहां मैं पहले आंट्रोनेस से लड़ा था, मतलब वहां अब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। एक आम गेट में इतनी जल्दी अब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती जब तक कि वहां कोई म्यूटेशन न हुआ, और अगर ये सच था तो वहां के मॉन्स्टर्स अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हों। वो बिना वक्त गंवाए वहां जाने का फैसला करता है। गेट के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां मेटा ह्यूमंस की भीड़ लगी हुई थी। न्यूज रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे और कई पार्टियां अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। ओजिन को थोड़ा अजीब लगा, अगर ये जगह इतनी खतरनाक घोषित की गई है तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? फिर उसे समझ आया, म्यूर क्रिस्टल्स। ये खास तरह के क्रिस्टल्स थे जो म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के शरीर से निकलते थे और इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। कोई भी मेटा ह्यूमन इन्हें हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहता। ओजिन सोचता है कि क्या उसे भी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके अंदर का कंजूस ओजिन जाग जाता। नहीं, अगर मैं किसी टीम के साथ गया तो मुझे इनाम का हिस्सा बांटना पड़ेगा। तो फैसला हो गया, अकेले ही जाऊंगा। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ अजीब सी खामोशी, कोई भी हलचल नहीं, न ही कोई मॉन्स्टर दिख रहा था। ओजिन सतर्क हो गया। तभी बिना किसी चेतावनी के एक झुंड में आंट्रोनेस उस पर टूट पड़े, लेकिन इस बार ओजिन तैयार था। उसने बिना घबराए अपनी स्टिक को बिजली से लपेटा और एक ही झटके में सामने वाले मॉन्स्टर को उड़ा दिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये मॉन्स्टर्स पहले से बड़े और तेज हो चुके हैं, लेकिन मैं भी अब पहले जैसा नहीं हूं। वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, एक एक करके सारे आंट्रोन्स को खत्म करता गया। हर वार के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई, जैसे ब्लैक हेवंस की ऊर्जा खुद को और ज्यादा खोल रही है। जब सब खत्म हो गया तो ओजिन ने देखा चारों ओर जले हुए पेड़ पौधे और गिरे हुए मॉन्स्टर्स। उसने खुद को देखा और बुदबुदाया, क्या ये मैं ही हूँ? इतनी ताकत। अब वो सच में किसी भी 1 स्टार मेटा ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सवाल ये था, क्या ये ताकत उसे सही दिशा में ले जा रही थी या फिर वो अनजाने में ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था? ओजिन झुके हुए एक मृत एंथ्रोन की बॉडी को घूर रहा था। ये कम से कम 80 किलो तो होगा, उसने खुद से बुदबुदाया, और मैंने इसे एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। वो अब समझ चुका था कि उसकी ताकत किसी आम मेटा ह्यूमन से कहीं ज्यादा हो चुकी है। उसकी हथेलियां
अभी भी जलती हुई बिजली की गूंज महसूस कर रही थी। उसने अपने चारों ओर पड़े मिर्ग क्रिस्टल्स उठाने शुरू किए। हर एक क्रिस्टल करीब 800 से 1000 ग्राम का था। यही वो खजाना था जो हर कोई पाने के लिए मेटा ह्यूमन बनने का सपना देखता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी इनाम समेटने लगता है, एक अजीब सी आहट महसूस होती। उसकी इंद्रियां अचानक अलर्ट हो जाती। कोई आ रहा है। जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसे समझ आ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि म्यूटेंट एंथ्रोन था। शायद अपने मरे हुए साथियों के खून की गंध सूंघ कर आया था, और इससे पहले कि ओजिन कुछ कर पाता, म्यूटेंट ने सीधे उस पर झपट्टा मार दिया। हमला इतनी तेजी से हुआ कि ओजिन को संभलने का मौका तक नहीं मिला, पर उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। थंडरबोल्ट! जैसे ही उसने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, बिजली उसकी हथेली से लहराती हुई निकली और भयानक आवाज के साथ म्यूटेंट पर जा गिरी। बूम! एक ही झटके में म्यूटेंट जलकर राख में तब्दील हो गया। ओजिन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा देखता रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये सच में हुआ। लेकिन उसे जो चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि लायरा का स्टिग्मा 2 स्टार तक बढ़ गया। उसने अपने अंदर शक्ति का एक नया उबाल महसूस किया। ये कैसे हुआ? क्या स्टिग्मा की मना ऊर्जा ने इसे तेज कर दिया? पर एक ही दिन में दूसरी स्टार तक पहुंचना ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। वो अभी भी इस नई शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था जब अचानक कमाल का नजारा था। ओजिन तुरंत पीछे मुड़ा। 2 अजनबी वहां खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनके होठों पर हल्की मुस्कान। तुमने अकेले ही एक म्यूटेंट को मार डाला, ये तो बहुत ही इंप्रेसिव स्किल्स है। उन्होंने खुद को केन्स वेनाटी के 3 स्टार शिष्यों के रूप में पेश किया। ओजिन के मन में तुरंत शक पैदा हुआ। 3 स्टार डिसाइपल एक लो रैंकिंग गेट में, ये बात अजीब थी। इतनी ताकतवर हस्तियां ऐसे मामूली गेट में क्यों आई? उसने उनकी आंखों में झांका। वहां कुछ था, एक चालाकी, एक धूर्तता। इनके चेहरे देखो, 100 में से 99 बार ऐसे लोग चोर ही निकलते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों ऐसे दिखाने लगे जैसे उन्होंने पहले इन एंथ्रोन्स को देखा था, लेकिन लड़ नहीं पाए थे। ओजिन को सब समझ में आ गया, तो ये सच में चोर है। पर ओजिन ने अपनी हरकत छुपाई। वो धीरे धीरे घबराया हुआ दिखने लगा। फिर अचानक वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। भाई साहब माफ कर दो, उसने नकली आंसू बहाए। मेरी कोई औकात नहीं, प्लीज ये सब तुम लोग रख लो। चोरों को ये देखकर मजा आ गया। उन्हें लगा कि ओजिन वाकई डर गया। चलो बात करते हैं। वहां चलकर ओजिन उनके साथ चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर गए, स्विश! एक भाला उड़ता हुआ आया और सीधे एक चोर के सीने को चीरता चला गया। दूसरा चोर हक्का बक्का रह गया। उसके साथी की आंखों में अब सिर्फ अंधकार था। ओजिन ने धीरे से हंसते हुए भाला निकाला और कहा, अपनी माँ को नर्क में मेरा सलाम कहना। क्रैक! भाला जमीन पर गिरा और खून चारों तरफ फैल गया। दूसरा चोर अब गुस्से में था। ये पागल है, उसने चिल्लाते हुए ओजिन पर हमला किया। पर ओजिन को पहले से अंदाजा था। उसने बिजली की तेजी से हमला डॉज किया और एक पल में ही दूसरे चोर की छाती के आर पार भाला घुसा दिया। आखिरी चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। ओजिन ने चैन की सांस ली। अब वापस अपने क्रिस्टल्स पर ध्यान देने का समय था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति को महसूस किया, उसे ब्लैक हेवंस की याद आई। ब्लैक हेवंस ये मना को अब्सॉर्ब करता है ना? अगर ऐसा है तो इन मरे हुए लोगों का स्टिग्मा भी वो अपना बना सकता है। उसने ब्लैक कर्टन को सक्रिय किया और मरे हुए केन्स वेनाटी के शिष्य के शरीर पर आजमाया। ब्लैक हेवंस ने स्टिग्मा को सोख लिया। दूसरा लेवल अनलॉक हो गया। अचानक एक नई ऊर्जा उसके अंदर फैलने लगी। काला प्रकाश उसकी त्वचा से निकलने लगा। ओजिन को दूसरा जागरण, सेकंड एनलाइटमेंट मिला था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। ब्लैक हेवंस अभी भी अधूरा है। ली शिन्युक की पूरी शक्ति इसमें नहीं है। जब ओजिन ने अपनी आंखें खोली तो वो अस्पताल में था। तुम आखिर होश में आ ही गए, डॉक्टर ने कहा। तुम पूरे 2 हफ्ते से बेहोश थे। 2 हफ्ते? ओजिन को झटका लगा। क्या जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ यादें थी? क्या ये ली शिन्युक के अतीत का कोई अंश था जिसे वो दोबारा जी रहा था? उसी वक्त एक और आवाज आई, तुमने गेट में बिना बताए एंट्री क्यों ली? ओजिन ने ऊपर देखा। वहां खड़ा था ली का भाई वाक। ली पहले से माफी मांग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ A1 स्टार था। लेकिन तभी एक लड़की कमरे में घुसती है और वो उसे पूछती है कि क्या उसके पास समय है। वो उसे गिल्ड मास्टर कहकर संबोधित करती है और बताती है कि मॉकडोंग में जो नया गेट 15 तारीख को खुला था, वहां एक आदमी चंग हुन ने एक रिलिक खोजा है। तभी अचानक ली की यादें गड़बड़ाने लगती हैं और ओजिन उसे बाहर खींच लाता है, ये सोचते हुए कि उसे लगातार ली की यादें क्यों मिल रही हैं। और फिर ओजिन आखिरकार ली शिन्युक की अवेकन्ड पार्टियल रिकॉर्ड्स को विरासत में ले लेता है। अब उसे पिक्सिस स्पीयर आर्ट्स लेवल 5 मिल जाता है और एक नया स्किल भी सीख जाता है जिसका नाम है लेम एक्सक्यूजेस। लेकिन ओजिन सोच में पड़ जाता है कि जितनी ज्यादा ली की यादें उसे मिलेंगी वह उतना ही ज्यादा एनलाइटेंड होता जाएगा। और भाई ये लेम एक्सक्यूजेस नाम का स्किल क्या भला है? लेकिन अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मॉकडोंग के गेट पर फोकस करता है जहां होली रेलिक मिला है। अब हमें बताया जाता है कि होली रेलिक्स वे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनमें स्टार की ताकत भरी होती है। कुछ इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि 1 स्टार और 2 स्टार के बीच की दूरी मिटा सकती है। यानी 8 दिन बाद मॉकडोंग में खुलने वाले गेट में एक होली रेलिक मौजूद होगी। अब सीन शिफ्ट होता है दुकान में जहां ओजिन अपने मिर क्रिस्टल्स बेचने जाता है। टैक्स घटाने के बाद जब उसे असली कीमत पता चलती है तो वो गुस्से में एक गाली देता है, लेकिन खुद को काबू में कर लेता है। लेकिन भाई 20% टैक्स! अंदर ही अंदर वो इन लोगों को लुटेरे कहने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन वो सोचता है कि चलो। तो हे गाइस, वीडियो खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए